तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट क्या है। सिंपल, देखो क्लाइमेट और एक चीज और होती है जिसका नाम है वेदर, जो आप लोगों ने सुना है वेदर। क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु और वेदर को कहते हैं मौसम। दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। मान लिया जाए आप सुबह उठते हैं और 6 बजे देखते हैं कि बाहर निकलकर अच्छी खासी धूप है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप नोटिस करते हैं कि आसमान में बादल आ चुके हैं, जो धूप थी वो चली गई है, और हो सकता है 1-2 घंटे बाद आप ये नोटिस करें कि बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो ये होती है मौसमी दशाएं। जब किसी मिनट पे, किसी घंटे पे या पूरे दिन में किसी भी समय पे जब क्या होता है, ये दशाएं चेंज होती रहती है, वो कहती है मौसमी दशाएं। राइट, यानी मौसम जो है वो कुछ सर्टेन मोमेंट के लिए है। ठीक है, कम समय के लिए है, वो मिनट के लिए हो सकते हैं, वो घंटे में चेंज हो सकता है, वो एक दिन में के कुछ घंटों में चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है उन्हें कहते हैं मौसम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हफ्ते में चेंज हो, मौसम है। राइट, लेकिन क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है, ये एक लंबे समय के लिए, अगर हम एक लंबे समय का मतलब है कि हम करीबन 200 साल, 500 साल या फिर 1000 साल, अगर इतने लंबे समय तक किसी स्थान की जलवायु दशाएं, यानी सिंपल ये समझ लो, जलवायु दशा का मतलब यह है कि वहां पे हर साल एवरेज कितनी वर्षा होती है, वहां पे हर साल एवरेज कितना तापमान होता है। ठीक है, वहां पे कैसी मौसम रहता है, यानी कब बर्फ पड़ती है नहीं पड़ती है, गर्म जब रहता है तो ज्यादातर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है, बारिश होती है तो कितनी होती है। तो इन दशाओं को अगर कैलकुलेट किया जाए कितने टाइम तक, एक लंबे समय तक, 100 साल 200 साल, एक लंबे समय तक कैलकुलेट किया जाए, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो वहां की जलवायु होगी। इस तरीके से एक लंबे समय तक पहले नोट किया जाता है एक जगह की जलवायु दशाओं को, और उसके बाद कैटेगराइज कर दिया जाता है कि अगर इतना तापमान, इतना मौसम है तो ये वाला जलवायु, इतना तापमान, इतनी बारिश है तो ये वाला जलवायु। कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर कुछ क्षणिक दशाओं को देखकर, पर्यावरणीय क्षणिक दशाओं को देखा जाए तो वो मौसम है, और एक लंबे समय तक पर्यावरणीय दशाओं को नोट किया जाए और उसके हिसाब से जो होती है वो होती है जलवायु। राइट, सिंपल सी बात है। ठीक, और नेक्स्ट देखें। देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक क्लाइमेट के अंदर से कोपन का डिवीजन है। हालांकि इसके बाद ट्रिवार्ता, थॉरवेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने कोपन से आते हैं। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन आ जाता है कि कोपन के अनुसार भारत या भारत के कोई पड़ोसी देश का नाम दे देगा कि ये जलवायु कौन सी है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। राइट, देखो तो कोपन ने जब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करा तो सबसे पहला जो आधार बनाया वो बनाया नेचुरल वेजिटेशन को। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब समझ में आता है प्राकृतिक वनस्पति को। आपने देखा होगा ठंडा इलाका है तो देवदार होगा, गर्म इलाका है तो चीड़ होगा या कुछ और होगा। राइट, तो इस तरीके से जो कोपन के समझ में आया, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करने से पहले जो कोपन समझ पाए, उन्होंने ये समझ पाए कि दुनिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेट जो हैं वहां पे अलग अलग वनस्पतियां हैं, तो क्यों ना वनस्पतियों को आधार बना के ही कुछ क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैंडोल। ठीक है, डी कैंडोल इनका नाम था। तो इन्होंने क्या करा, डी कैंडोल का क्लासिफिकेशन उठा लिया। डी कैंडोल ने किस चीज का क्लासिफिकेशन दिया था, वनस्पतियों का। उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, जलवायु का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किस चीज का, वनस्पति का। ठीक है, कैंडोल ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या करा, ये 5 तरीके के इन्होंने दुनिया के अंदर जो वनस्पति है उनको क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, 5 का अलग अलग नाम रखा, सिंपल नाम है अगर आप देखोगे तो। पहला इन्होंने कहा मेगाथर्म, दूसरा कहा जेरोफाइट, तीसरा कहा मिजोथर्म, फिर माइक्रोथर्म और हेकेस्टोथर्म। ठीक है, कैंडोल ने, ध्यान से समझना है इसको, कैंडोल ने क्या करा था, दुनिया की वनस्पतियों को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी, मेगाथर्म, जेरोफाइट, मिजोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकेस्टोथर्म। ठीक है, इनको याद करना बहुत आसान है, नाम टफ है लेकिन बहुत आसान है। देखो कैसे। मेगाथर्म का मतलब है ऐसा एरिया जहां बारिश यानी वर्षा बहुत ज्यादा होती हो और जहां का तापमान भी बहुत ज्यादा हो, और ज्यादातर ये देश कौन से, इक्वेटोरियल एरिया वाले, यानी भूमध्य रेखा वाले देश। ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब ये पृथ्वी है तो इसके बीच ये भूमध्य रेखा जो है इसके आसपास के देश। इन देशों में कैसी वनस्पति पाई जाती है, मेगाथर्म वनस्पति। तो पहली हो गई मेगाथर्म, कहां पाई जाती है, भूमध्य रेखी जो रेखा है इसके आसपास के देशों में। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा जेरोफाइट, और जेरोफाइट का सिंपल मतलब था ऐसे इलाकों में ये वनस्पति पाई जाएगी जहां क्या हो, डेजर्ट हो यानी रेगिस्तान हो।
अब रेगिस्तान दोनों तरीके का हो सकता है, एक रेगिस्तान होता है गर्म रेगिस्तान, दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। शायद आपने सुना होगा, उतना तो जानकारी होगी कि ठंडा रेगिस्तान कैसा होता है, जैसे चाइना का गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट क्या है, गर्म नहीं है, वहां पे रेगिस्तान जैसे हमारा रेगिस्तान है, वहां पे क्या है, राजस्थान वाला जो रेगिस्तान है वहां पे रेत है, गर्मी वाला डेजर्ट है, लेकिन गोबी वाला जो है वो ठंडा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा इन इलाकों में जो वनस्पति उगती है, यानी रेगिस्तानी इलाकों में जो वनस्पति उगती है, इनको इन्होंने नाम दे दिया जेरोफाइट। मीजोथर्म और माइक्रोथर्म, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सिंपल कैसे है, मीजोथर्म का मतलब होता है जैसे मेगाथर्म था, जहां बहुत ज्यादा तापमान होता है, उससे थोड़ा कम तापमान है तो मेजोथर्म, और उससे भी कम तापमान है तो माइक्रोथर्म। इसे हम अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे हम उष्णकटिबंधीय वाले इलाके कह सकते हैं और इसे शीतोष्ण वाले इलाके कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद लास्ट आया हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म मतलब होता है ऐसे इलाके जो टुंड्रा इलाकों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे। अब टुंड्रा का मतलब क्या होता है, टुंड्रा अगर अभी पृथ्वी है तो इसके बिल्कुल ऊपर ये वाले अक्षांश से टुंड्रा कहलाते हैं, जहां वर्ष भर जो है बर्फ होती है। यानी कुल मिला के जो बिल्कुल बर्फ वाले इलाके हैं उन पे जैसे काई, लाइकेन वगैरह ऐसी वनस्पतियां होती है, उनको इन्होंने कह दिया कैसी, हेकिस्टोथर्म वनस्पतियां। तो सिंपल समझ में आया होगा। कोपेन ने क्या करने की कोशिश की, जलवायु का वर्गीकरण करने की कोशिश की, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उसके लिए इन्होंने आधार बनाया वेजिटेशन को, वनस्पति को, और इसीलिए इनका एक बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, इनका एक कोटेशन है कि वेजिटेशन इज विजिबल इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यानी वनस्पति जो है वो जलवायु का आधार है, राइट। ये कई बार पूछा भी गया है कि ये लाइन किसकी है, तो ये कोपेन की लाइन है, कोपेन ने ये कहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कोपेन ने क्लासिफिकेशन देना था क्लाइमेट का, लेकिन उन्होंने आधार बनाया वेजिटेशन को, वनस्पति को। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में जितने क्लाइमेट है, जितनी जलवायु, वहां अलग अलग वनस्पति है, तो सबसे सिंपल होगा वनस्पति के आधार पर ही क्लाइमेट को डिवीजन कर दो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया डी कैंडोल का वनस्पति का क्लासिफिकेशन, जो डी कैंडोल पहले दे चुके थे। डी कैंडोल ने क्या किया था, वनस्पतियों का वर्गीकरण करा था और वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा था। पहला सिंपल इन्होंने मेगाथर्म का, मेगाथर्म मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जहां बहुत ज्यादा तापमान भी रहता है और बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। दूसरा जेरोफाइटिक, जो रेगिस्तानी इलाके में, डेजर्ट वाले इलाकों में वनस्पतियां होती है, आपने देखा होगा झाड़ियां होती है, बहुत ज्यादा कांटेदार, मतलब बिना पत्ती वाले कांटे वाले पौधे होते हैं, उस तरीके के। फिर होता है मीजोथर्म, यानी मैंने बताया इसको हम उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, वो वाली वनस्पति, और माइक्रोथर्म शीतोष्ण वाली वनस्पति, और हेकिस्टोथर्म मतलब होता है बिल्कुल टुंड्रा वाले, मतलब जहां काई, लाइकेन वाला बर्फ वाला इलाका वहां पे, ठीक है। तो कोपेन ने क्या करा, कोपेन ने एटीज, इनको क्या करा, इसको कह दिया उन्होंने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे मेगाथर्म है इसे कहा इन्होंने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, जेरोफाइटिक है तो उसे कहा बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, मीजोथर्म है उसे सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, और माइक्रोथर्म को डी और हेकिस्टोथर्म को ई। तो इस तरीके से इन्होंने इसे ए बी सी डी, ठीक है, ये हिंदी में इसे पढ़ लेना, दोनों लोगों के लिए मैंने दिया है, तो ये हिंदी वाला क्लाइमेट है। तो इन्होंने क्या करा, ए बी सी डी इस तरीके से, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और ई टाइप। और ये है क्या, बिल्कुल डी कैंडोल का कॉपी पेस्ट इन्होंने करा है। उन्होंने जो 5 क्लासिफिकेशन दिए थे उसी के आधार पर इन्होंने 5 जो है क्लाइमेट का वर्गीकरण दे दिया, ठीक है। और होगा सेम, जैसे ए में हमने देखा था, वहां पे क्या था, डी कैंडोल का था, ए के अंदर मेगाथर्म, और मेगाथर्म का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसे इलाके जहां वर्षा ज्यादा हो, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती हो, और उसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत हाई होता हो, यानी भूमध्य रेखा वाले इलाके। सेम चीज उन्होंने इसमें दे दिया कि जहां वैसी वनस्पति होती है, कैसी वनस्पति, मेगाथर्म वाली वनस्पति, उसे इन्होंने कहा ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। बहुत सिंपल। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या था, बी टाइप पे इन्होंने कहा, जैसे हमने पढ़ा था कि डेजर्ट वाला, कैसा, डेजर्ट वाला, जहां रेगिस्तान है, जहां वनस्पति बिल्कुल कांटे वाली होती है, जो वर्षा पर आधारित, यानी बिल्कुल 0 बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, उसको इन्होंने कह दिया बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर रेगिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार कौन सी जलवायु होगी, तो सिंपली बी टाइप ऑफ जलवायु होगी, सिंपल सी बात। सी वाला इन्होंने जो क्लाइमेट दिया, तो सी वाला इन्होंने कौन सा क्लाइमेट कहा, लगभग मैंने बताया कि ऐसा जो उष्णकटिबंधीय वाले इलाके, ठीक है। डी क्लाइमेट मतलब जो शीत जलवायु, यानी सबसे ठंडे इलाके जो है क्लाइमेट है, उसको इन्होंने कह दिया कैसा क्लाइमेट, डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ई वाला अगर आपने देखा होगा वहां टुंड्रा कहते थे, टुंड्रा मतलब मैंने बताया था कि ऐसे इलाके जहां वर्ष भर जो है बर्फ रहती हो, तो उस वाले को कह दिया इन्होंने ई टाइप ऑफ क्लाइमेट। बहुत सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोपेन ने डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण का प्रयोग करा, और करना क्या था, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बनाना था। तो एज इट इज जो डी कैंडोल ने दिया था, मेगाथर्म, जेरोफाइटिक,
माइक्रोथर्म, मीजोथर्म, हेकिस्टोथर्म, उसी को इन्होंने सेम टू सेम ABCDE करके 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट दे दिया। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी चीजें और ऐड करेंगे। देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा दुनिया को इन्होंने इन्हीं 5 भागों में बांटा। देखो ए से कुछ और भी हैं, वो हम देखेंगे कि मतलब सब टाइप दे दिए। जैसे ए बिग टाइप, उसका 3 टाइप और बना दिए इस तरीके से। तो ABCD इस तरीके से E दिख रहा है, तो वही ABCD करके इन्होंने 5 जो मेजर टाइप थे उसी में बांटे, और उसके अंदर इन्होंने कुछ और ऐड कर दिए, जैसे सब टाइप बना दिए उसके, जैसे AF, AM, AW। इसका क्या मीनिंग होता है उसको समझते। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, पहले FMWS का मतलब समझते। देखो क्या है, F मतलब F से समझ में आता है ना कि फुल रेन। F का मतलब है फुल रेन। ठीक है, इसे मैं अगर लिख दूं तो F से हम कह सकते हैं कि फुल रेन। फुल रेन का मतलब ऐसे इलाके, दुनिया के ऐसे इलाके जहां पे पूरे साल बारिश होती है। और पूरे साल कहां पे बारिश होती है? ज्यादातर जो इलाके हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत जलवायु की नॉलेज है, एक तो भूमध्य रेखा वाले इलाके, दूसरा पैसिफिक एरिया में, जैसे जैसे चाइना के और जापान के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी होती है, जहां गर्मियों में तो मानसूनी हो जाती है, फिर उसके बाद चक्रवात आते हैं, फिर ऐसे सर्दियों में भूमध्य रेखा वाली बारिश हो जाती है, तो कुल मिला के साल भर बारिश होती है। ऐसा क्लाइमेट जहां पे साल भर बारिश होती है, तो उन्होंने इसको कह दिया F। ठीक है, अब ये F अलग से क्लाइमेट डिवीजन नहीं है, इसको ये मतलब सब टाइप बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ABCDE बना दिया, फिर उसके बाद इन्होंने और कुछ वर्ड ऐड करे उसमें। इन्होंने कहा अगर F वर्ड यूज हुआ होगा तो F का मतलब होगा रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है। अगर M वर्ड यूज हुआ होगा तो वहां पे होगी मानसूनी जलवायु। ठीक है, और अगर W यूज हुआ होगा, W का मतलब होता है विंटर, इसका मतलब होगा कि विंटर ड्राई होगा। और अगर S यूज हुआ होगा, S का मतलब समर, तो समर ड्राई होगा। 5 वर्ड और ऐड करे इन्होंने, जैसे ABCD ऐड करे थे, वैसे इन्होंने ऐड करे FMSW। सिंपल F का मतलब जहां साल भर बारिश होती है, M का मतलब जहां मानसूनी बारिश होती है, S का मतलब समर ड्राई है, यानी गर्म। समर ड्राई और विंटर ड्राई का मतलब समझ में आता है ना, कि समर ड्राई का मतलब है गर्मियों में बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा शुष्क रहती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है। ठीक है, और W का मतलब विंटर ड्राई होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में साउथ इंडिया वाला पार्ट विंटर ड्राई रहता है, वहां पे सर्दियों में बारिश नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में हो जाती है सर्दियों में बारिश, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं होती। तो वो कैसा क्लाइमेट मिल जाएगा आपको? वो मिल जाएगा विंटर ड्राई वाला, W वाला क्लाइमेट। ठीक है, अब W क्योंकि मेजर टाइप तो ABCD है, देखो मेजर टाइप तो ABCDE है। ABCDE के अंदर अगर इंडिया को मैं ढूंढूं तो इंडिया मैंने बताया था, जैसे B वाला तो रेगिस्तान हो गया, उसके अलावा उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, तो इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, लेकिन इनमें भी सब डिवीजन, जैसे अगर C वाले में साल भर बारिश होती है तो CF, और C वाला अगर मानसूनी है तो CM, C वाला अगर विंटर ड्राई का मतलब गर्मियों में बारिश हो रही है लेकिन सर्दियों में बारिश, विंटर ड्राई है पूरा, तो वो हो जाएगा कौन सा वाला? CW, और CS हो जाएगा जहां समर ड्राई है। तो साउथ इंडिया कहां पर आएगा? CW में, यानी जहां पे क्या हो रही है, C टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट है, और W का मतलब विंटर ड्राई है। बहुत सिंपलिस्टिक। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो विंटर ड्राई नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन साल भर बारिश भी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो वो कौन सा होता है? वो उसे कहते हैं मानसूनी। ठीक है, वो मानसूनी जलवायु होगी। तो अगर नॉर्थ इंडिया को हमको डिस्क्राइब करना तो हम कह सकते हैं CM। इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन दे दिया। अब देखो वापस से इसमें आते हैं, मैप में आओ। अब आपको मिला AF मतलब समझ में आया। A का मतलब ऐसा एरिया जो हमने पहले पढ़ा था कि जहां साल भर बारिश होती है, मतलब A टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम कह रहे थे। F का मतलब फुली रेन, इसका मतलब भी जहां साल भर बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये नीला कलर से आप देखोगे तो ये इक्वेटर वाली रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। समझ में आती बात? ठीक है, AM का मतलब वही एरिया जहां पे तापमान भी ज्यादा है, और मैंने बताया था ना, A का मतलब था तापमान भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा है, लेकिन कौन सी इलाके? भूमध्य रेखा वाले इलाके। भूमध्य रेखा अगर मैं मानो तो ये भूमध्य रेखा, ये आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये AF है, इसके अलावा इधर दिख रहा है आपको हल्का AM है, और बीच में कहीं AW है। A टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इसी इलाके में मिलेगा, बस समझ में आई बात? ठीक है, तो उसी को FWMS ये समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर आप B के अंदर जाओगे तो B के अंदर आपको BWH, WK यहाँ पे और ऐड होंगे ना। W और S तो हमने पढ़ लिया था, विंटर ड्राई और समर ड्राई। इसमें और क्या ऐड हो गया? H और K नया आ गया, H और K अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले और देखो, इधर हमने पढ़ लिया था S, पढ़ लिया था समर ड्राई, लेकिन A और B और एक्स्ट्रा आ गया। क्या इसका मतलब? कुछ चीजें और है, देखो वो देखते हैं उसका मतलब क्या है। तो B वाले में हमने देखा कि H और K दो चीज एक्स्ट्रा थी। ठीक है, B वाला बेसिकली डेजर्ट क्लाइमेट होता है, जेरोफाइटिक है, लेकिन H और K ऐड है। H और K का सिंपल मतलब इतना है कि H का मतलब हो गया
कि डेजर्ट तो है, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि डेजर्ट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से डेजर्ट होते हैं? एक गर्म वाला रेगिस्तान होता है, एक ठंडा वाला रेगिस्तान होता है। तो बस इसी को इन्होंने कह दिया कि अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो गर्म वाला यानी H, और तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये हो गया K यानी ठंडा रेगिस्तान। बस इसी को इन्होंने कह दिया। जैसे इन्होंने कहा BWK, बी मतलब हमने पढ़ा था जेरोफाइटिक, डेजर्ट वाला, डेजर्ट है इसका मतलब। डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर ड्राई रहता है। विंटर ड्राई रहने का मतलब है कि सर्दियों में बारिश नहीं होगी, विंटर ड्राई होगा। और एच का सीधा सीधा मतलब होगा कि तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, यानी ये ऐसा इलाका है बिल्कुल जहां बारिश नहीं होती, सर्दियों में बिल्कुल बारिश नहीं होती, गर्मियों में हो सकती है, कम बारिश होती है बहुत, लेकिन गर्मियों में हो सकती है। अब कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अगर आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधी, उष्ण क्यों? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। रेगिस्तानी क्यों? क्योंकि बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है क्योंकि इसमें एच लिखा हुआ है। इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज का यहाँ पे मतलब है। देखो बी का मतलब है कि रेगिस्तानी जलवायु है, एस का मतलब समर ड्राई है, समर ड्राई है मतलब गर्मियों में भी यहाँ पे बारिश नहीं होती, और एच का मतलब है सिंपल तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, लिखा हुआ है देखो, ठीक है। हालांकि इसको स्टेपी कहते हैं, आज के मॉडर्न वाले कोपन का जो है मॉडिफिकेशन बाद में अलग अलग होगा, तो मॉडर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। आपने स्टेपी सुना होगा, कोपन ने स्टेपी नहीं दिया था, ठीक है। आज के हिसाब से हम इसको उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु कहते हैं, लेकिन अभी आपको स्टेपी नहीं समझना, आप सिंपल ये समझ लो कि बी का मतलब रेगिस्तान वाला जलवायु है, एस का मतलब समर में भी यहाँ ड्राई रहता है, बारिश नहीं होती गर्मियों में, और एच का मतलब सिंपल क्या है कि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक रहता है, यानी गर्म रेगिस्तान, सिंपल सी बात। वैसे ही दो ठंडे रेगिस्तान होंगे, बी रेगिस्तान है, डब्ल्यू विंटर ड्राई है, के मतलब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी ये शीत रेगिस्तान है। बहुत सिंपल है, ठीक है। वो उसमें अगर सीधे चार्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन बहुत सिंपल है। वैसे यहाँ पे भी हो गया, बी टाइप ऑफ यानी रेगिस्तानी है, एस का मतलब समर यानी गर्मियों में बारिश नहीं होती, समर ड्राई रहता है, और के का मतलब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, यानी ये भी कैसा है? एक तरीके का शीत जलवायु यानी शीत रेगिस्तान है, ठीक है। बी भी क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, अगर हम इसमें जाए ना, देखो हमें ये क्लियर हो गया, एफ एम डब्ल्यू क्लियर हो गया, हमें ये भी क्लियर हो गया, एच के क्या है ये भी क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज इसमें और रह गई, बस लास्ट चीज रह गई, वह है ए बी। हमने देखो कैपिटल ए कैपिटल बी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और डी है, दिख रहा है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, बस यही 4 चीजें और रह गई है। तो इसे देखो क्या है कंडीशन, ये है देखो, ए का मतलब इन्होंने कुछ और चीजें ऐड करी, जैसे ए का मतलब इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि उष्ण ग्रीष्म काल में उष्णतम महीने यानी जो सबसे गर्म वाला महीना होगा वहां पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ठीक है। यानी जैसे इंडिया है, इंडिया में सबसे गर्म टाइम वाला जो रहता है वो रहता है जुलाई का महीना, ऑलमोस्ट जून का महीना या जुलाई का महीना ऐसा मान लो। तो उस महीने में अगर तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तो वो उसमें ऐड करेंगे ए, और अगर 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो वो हो जाएगा बी, सिंपल ए बी। सी के अंदर जो है इसका उल्टा, यहां ग्रीष्मतम उष्णतम महीने का दिख रहा था, यहां क्या दिखेगा आपको? सर्द लघु ग्रीष्म काल में 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब देखो सी और डी ये दोनों जो होंगे, डी यहां पे लिखा नहीं है, जैसे ए बी जो दिया है ये उष्ण कटिबंध के लिए दिया है, उष्ण वाले इलाके के लिए दिया है, जो गर्म वाला इलाका है, इसलिए आपको दिख रहा होगा ये जो है सी और डी में ही ए बी सी है, ठीक है। वापस से देखें, ये देखो सी और डी में ये एबीसी लिया गया, ना ई में है ना बी में है ना ए में, क्यों? क्योंकि सी उष्ण कटिबंध है और ये शीत कटिबंध है, इसी के अंदर सब डिवीजन दिया हुआ है। इसी का मतलब होता है कि ए और बी दिया है उष्ण कटिबंध के लिए, जहां उष्णतम महीने का तापमान 22 डिग्री से अधिक है, यहाँ 22 से कम है, और सी का मतलब सिंपल ये लगा लो कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी शीतोष्ण कटिबंध है ना सी वाला, तो शीतोष्ण का मतलब ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके में भी कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर रहता होगा, तो उसमें हम सी ऐड करते हैं और डी वहां ऐड करते हैं जहां 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, मोटा मोटा ये याद है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपसे नहीं पूछता है, आपको सिंपल इतना याद रखना चाहिए कि अगर उसने दे दिया कि सी है और एम है और लिख दिया गया ए है, तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपको सी का मतलब वहां पे कैसा था, उष्णकटिबंध था, और एम का मतलब मानसूनी था, और ए का मतलब यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा, ये समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ए बी सी डी हमारी समझ में आ चुका है, तो अब हमारी समझ में ये सारा आ चुका है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब है। बस ई में इसने 2 चीज ऐड कर दिया, ई टी और ई एफ। हमने ई तो पढ़ लिया, कौन सा? टुंड्रा, ठीक है। लेकिन ई देखो, ई है कायदे से अगर ई देखा जाए तो ई का मतलब इसने कहा कि ऐसा एरिया जिसमें साल भर क्या रहती है, बर्फ रहती है,
लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है, टुंड्रा जो वर्ड है, टुंड्रा यूज होता है बिल्कुल जो ध्रुव वाले पास में, बिल्कुल ध्रुव वाले पास में, यानी हम 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच कह सकते हैं, अगर आपको अक्षांश समझ में आता है तो बिल्कुल ध्रुव वाले इलाकों में उसे कहते हैं टुंड्रा। लेकिन बर्फ जरूरी नहीं है कि टुंड्रा में रहे, जम्मू कश्मीर में तो बर्फ रहती है पूरे साल भर। ऐसे भी कई इलाके हैं जहां पे बर्फ रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो टुंड्रा में नहीं आते। इसीलिए कोपेन को जो ई वाला क्लाइमेट है उसको तोड़ना पड़ा दो पार्ट में। एक को इन्होंने कहा ईटी यानी ई टुंड्रा, यही वाला जो टुंड्रा था, और ई एफ को इन्होंने कहा, ई का मतलब रेगिस्तान, वो जहां साल भर बर्फ रहती है, और एफ का मतलब यहाँ पे है जिसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब होता है जो एकदम जमा रहता हो साल भर, ठीक है। तो इस तरीके से ई टी का मतलब टुंड्रा क्लाइमेट और ई एफ का मतलब होता है परपेचुअल फ्रॉस्ट क्लाइमेट, या ई एफ को हम ई परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। ई को डिवीजन करने की क्यों जरूरत पड़ी कि टुंड्रा में साल भर तो बर्फ है ही, उसके अलावा टुंड्रा के अलावा कई सारे निचले अक्षांशों में भी जो है साल भर बर्फ रहती है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ई टी और ई एफ। तो इस तरीके से हमारा कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो पूरा हुआ।